फ्रेंड्स, सीताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा 10 की गणित सब्जेक्ट के जो मुख्य जो गणितीय सूत्र है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है वैदिक गणित। वैदिक गणित के अंतर्गत आपको रिवाइज सिलेबस के अंतर्गत दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ग और घन। वर्ग किस प्रकार ज्ञात करना है और घन किस प्रकार ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने का तरीका है उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट बंद ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। अब इसमें आधार क्या होता है, उप आधार क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे संख्या है मान लो 80, तो 80 के अंतर्गत 80 को अपन 10 × 8 में लिखते हैं। तो ये 10 है, ये इसका आधार है, और जो 8 है ये इसका उप आधार है। तो उप आधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट बंद ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो इसके आधार पर अपन वर्ग निकाल सकते हैं, और यही तरीका है घन। घन में लिखा हुआ है आधार अंक का स्क्वायर, आधार अंक का स्क्वायर। तो इसमें आधार 10 है, उप आधार 8 है। आधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 × विचलन ब्रैकेट बंद ऑब्लिक आधार अंक इंटू 3 × विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। तो यह है वर्ग और घन। अगली प्रश्नावली है बहुपद। बहुपद के अंतर्गत आपको द्विघात समीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx + c। अब इसमें शून्यक निकालना पड़ता है। बहुपद के अंतर्गत शून्यक में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालने का तरीका है -b/a, और शून्यकों का गुणा अल्फा × बीटा बराबर c/a। इस तरीके से -b/a से शून्यकों का योग निकाला जाएगा, और c/a से शून्यकों का गुणा निकालेगा। अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किस प्रकार होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा × बीटा। तो यही है कि x² ये मान लिखना है या फिर x लगाना है, फिर इन दोनों का गुणज लिखकर यह लिख देना। इससे द्विघात समीकरण का निर्माण हो जाता है। अब इसी बहुपद के अंतर्गत श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र, इस श्रीधराचार्य को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य में क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/a। इसके आधार पर अपन श्रीधराचार्य सूत्र के आधार पर निकाल सकते हैं। और अब इसका होता है विविक्तिकर। विविक्ति का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का अर्थ होता है मूलों की प्रकृति निकालने का एक तरीका है। मूलों की प्रकृति, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, और इसे d के द्वारा संकेत किया जाता है। d बराबर b² - 4ac। यहाँ b का मान लिखा जाता है, फिर यहाँ a का मान, और फिर यहाँ c का मान, और इस विविक्तीकरण के आधार पर मूलों की प्रकृति निकाली जाती है। अब विविक्तीकरण में मूलों की प्रकृति का कैसे पता लगाए, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। यदि b² - 4ac का मान 0 है तो मूल वास्तविक व समान होते हैं, और यदि b² - 4ac का मान 0 से ज्यादा है तो मूल वास्तविक व असमान या भिन्न होंगे, और यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक न होकर मूल काल्पनिक होंगे। मूल वास्तविक न होकर मूल काल्पनिक होंगे। अब अगली प्रश्नावली है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसको आलेख या रेखीय या समीकरण ग्राफ के द्वारा हल किए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है a x + b y + c = 0, और दूसरा समीकरण होता है a2x + b2y + c2 = 0। यानी ये 2 समीकरण होते हैं। 2 समीकरणों का हल निकालकर एक ग्राफ पेपर पर आलेखीय विधि से निकाले। तो लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है, मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि a1/a2 ≠ b1/b2। अगर a1/a2 ≠ b1/b2 है तो इनका जो हल होता है वो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होने के कारण इसके जो ग्राफ है, ग्राफ के दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। यानी इन 2 समीकरणों का जो अपन ग्राफ बढ़ाएंगे वो किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद
करेंगे, और जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वो ही x और y के आंसर होंगे, x और y के आंसर होंगे। सेकंड शर्त है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर इस प्रकार द्विघात समीकरण में होता है तो उन समीकरणों का कोई हल नहीं होता है और ग्राफ एक समांतर रेखा होती है। अगली शर्त है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर तीनों ही बराबर है तो इनका अनंत हल है और जो ग्राफ होता है वो एक समपाती रेखा होता है। अब अगला टॉपिक है अपना समांतर श्रेणी, और आपके रिवाइज सिलेबस 2021 के अंतर्गत 5.1 और 5.2 प्रश्नावली को लिया गया है, और इसमें केवल आपको समांतर श्रेणी के अंतर्गत अंतिम पद और अंतिम पद से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा पद पूछा जाता है। तो अंतिम पद पूछने के लिए आपको ये सूत्र है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। an का मतलब होता है अंतिम पद और a है प्रथम पद। a बराबर समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n है या पदों की संख्या, और d का अर्थ होता है सार्वअंतर। d का अर्थ होता है सार्वअंतर, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यदि अंतिम पद दिया हुआ है और अंतिम पद से आपको प्रथम पद या द्वितीय पद या तीसरा पद निकालना है तो आपको लिखना है a बराबर an माइनस n माइनस 1 डी, यानी an माइनस n माइनस 1 डी। इसमें भी an का अर्थ अंतिम पद है, n का अर्थ पदों की संख्या है और d का अर्थ सार्वअंतर है। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है वो आपको कम से कम 12 या 13 अंक का टॉपिक है, और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है अनुपात से संबंधित, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वसमीकरण से संबंधित, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उन्नयन कोण या अवनमन कोण से संबंधित। तो इस टेबल में से आपको कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इन थीटा के मान पूछे जाते हैं, और थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसमें आपको मान निकाला जाता है। और मान निकालने का एक सीधा सा शॉर्ट तरीका है, आप यहाँ सबसे पहले लिखो 0, फिर लिखो 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये तो आप आसानी से लिख सकते हो। फिर इन सब के अंडर रूट लगा दो। अंडर रूट लगाने से साइन थीटा के कंप्लीट मान आ जाएंगे। 0 का अंडर रूट 0 होता है, और 1/4 का अंडर रूट 1/2, और 1/2 का अंडर रूट 1/√2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 3/4 का अंडर रूट 3 का अंडर रूट बटा 4 का वर्गमूल 2, और अंडर रूट 1 का मान होता है 1। तो साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कोस थीटा का निकालते समय आप साइन थीटा के मान को बिल्कुल उल्टा लिख दो। 1, इस साइन 60 को साइन 23, फिर 45, फिर 90, 60 और फिर 0। अब टेन थीटा का मान लिखते समय टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देने से टेन थीटा का मान आता है। यानी इस संख्या में इनका भाग देना 0, इनका इनमें भाग देंगे तो 1/√3, इन दोनों का भाग देंगे तो 1, इनमें इनका भाग देंगे तो √3, और 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत। ये टेन थीटा। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कोस थीटा में साइन थीटा का भाग देने से कोट थीटा का मान आता है। कोस थीटा में साइन थीटा का मान देने से कोट थीटा का मान आ जाता है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कोस थीटा के ऊपर 1 में कोस थीटा के मान का भाग दे दो, सेक थीटा का मान आ जाएगा। फिर कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्यों? कि आपको इस प्रकार ये सूत्र बनाने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
कोट थीटा और साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक थीटा। तो इस प्रकार मान बराबर 1 होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कोट थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा, जिस प्रकार साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कोस थीटा और सेक थीटा का मान 1 होता है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा भी होता है। टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये कोट और टेन का दो नियम है, यानी टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस भी होता है और टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट भी होता है। उसी प्रकार कोट बराबर कोस बटा साइन भी होता है और कोट बराबर 1 बटा टेन भी होता है। तो इस सूत्र के आधार पर आप ये आसानी से बना सकते हो। आसानी से बनाने से ये हमारी टेबल है, उनको 0, 1 बटा 4, 1 बटा 2, अंडर 3 बटा 4 और 1 के आधार पर अपन इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं। और इसमें इस टेबल को आसानी से बनाने से हमारे परीक्षा के अंदर 2 या 3 अंक का मान आसानी से आ जाते हैं। और परीक्षा में पूछा जाता है पाई का मान, और पाई का मान 180 डिग्री होता है। अब बच्चों की समस्या कहाँ खड़ी होती है? बच्चों की समस्या होती है इन दोनों को, मान लो साइन 30 और cos 45 को गुणा करने से क्या होता है। तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। मान लो आपको पूछ लिया जाता है कि √3 इंटू √3 कितने होंगे, तो अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करने से अंडर रूट हट जाता है और इसका मान 3 आ जाता है। और मान लो यह संख्या दे दी √2 प्लस √2, √2 प्लस √2। अगर इन दोनों की जोड़ करनी है तो जोड़ करने से अपने आएगा आंसर 2 √2 और √2 और √2 को गुणा करने से आएंगे 2, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करने से √2 हट जाता है। इस प्रकार इस टेबल आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। त्रिकोणमितीय सौर समीकरण के अंतर्गत आपको सौर समीकरण दी गई होगी और उस सौर समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन आएगा, या राइट हैंड साइड को सॉल्यूशन करने से लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आएगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आधार पर आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध करने में आपको महत्वपूर्ण सूत्र है, जैसे कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के आधार पर जो सूत्र बनाए गए थे, उसमें है कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, और कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। और प्रत्येक सौर समीकरण को हल करने के लिए सेक, कोसेक, टेन, कोट को साइन कोस में बदलकर उसका जोड़ या बाकी करके आपको सौर समीकरण को हल करना है। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार दूसरा सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी त्रिकोणमिति के अंतर्गत इसमें सौर समीकरण से संबंधित आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसी के प्रश्नावली में है ऊंचाई एवं दूरी संबंधी, और उसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये उन्नयन कोण संबंधी प्रश्न भी त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर आपको हल करना है। और इसमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और इन 3 का लिख दिया तो 3 और का, जैसे ये साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ये कोस थीटा है आधार बटा कर्ण होता है, ये टेन थीटा है लंब बटा आधार होता है। अब वापिस इसका उल्टा, टेन का उल्टा कोट, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार,
और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसके आधार पर आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का रहेगा। फिर अगला टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में रिवाइज सिलेबस के अंतर्गत आपको एक ही प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, वो है दूरी संबंधी क्वेश्चन। दूरी संबंधी क्वेश्चन में PQ बराबर x2 माइनस x फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y फर्स्ट का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकाल कर आप दूरी संबंधी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे। अब इसमें समस्या होती है कि किसको x फर्स्ट माने, किसको x2 माने, किसको y फर्स्ट माने, किसको y2 माने। तो आपको जो बिंदु दिया होगा, पहला बिंदु P बराबर, जैसे P बराबर 3 4 और Q बराबर 2 5। तो जो 3 है वो x फर्स्ट है, 4 है वो y फर्स्ट है, और इसमें जो 2 है वो x2 है और 5 है वो y2 है। अगर -5 लिखा होता तो उसको ऋणात्मक को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। अगला टॉपिक है वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। यह एक प्रश्नावली संख्या 15 और 16 है और इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में। जैसे वर्त की परिधि का ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई r, और यहाँ r बराबर है वर्त की त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होती है व्यास की आधी। त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। अगर किसी क्वेश्चन में व्यास दे दिया और वर्त की परिधि पूछ ली तो आपको व्यास में 2 का भाग देकर त्रिज्या निकालना है, और त्रिज्या निकालने के बाद 2 पाई r का सूत्र लगाना है। उसी प्रकार वर्त का क्षेत्रफल है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई r स्क्वायर, और अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वर्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग देने से पाई r स्क्वायर बटा 2, और पाई का मान होता है 22 बट्टा 7। पाई बराबर 22 बट्टा 7। और यहाँ पर अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, अर्धवर्त का परिमाप निकालने का सूत्र है पाई r प्लस 2r। पाई r प्लस 2r का मतलब है, जैसे मान लो ये अर्धवर्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r, तो अर्धवर्त की परिधि का सूत्र हो गया पाई r। ये तो हो गया पाई r। अब बची ये संख्या, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए किसी भी आकृति के चारों ओर की भुजाओं के नाप को परिमाप कहते हैं। तो अर्धवर्त में ये तो हो गई 2r। अब ये होता है व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या का मान r होता है। इस प्रकार यहाँ भी r होता है, तो r और r प्लस 2r। तो अर्धवर्त का परिमाप निकालने का सूत्र हो गया पाई r प्लस 2r। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक वर्ताकार क्षेत्र है, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ताकार क्षेत्र है, और फिर केंद्र से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इसके चारों ओर जो खेल मैदान या दूब लगाई गई है या उपवन बनाया गया है, तो आपको उपवन का जितनी दूरी में दूब लगी है उसका क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ये सूत्र काम में लेना है, पाई कोष्टक r फर्स्ट का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r फर्स्ट आपको इसको मानना है r फर्स्ट, और इस संपूर्ण को मानना है r2, संपूर्ण को मानना है r2। तो r फर्स्ट परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई कोष्टक r स्क्वायर फर्स्ट माइनस r स्क्वायर सेकेंड। इसके आधार पर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन और गोले के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा है वो वर्गाकार होती है। घन की प्रत्येक भुजा वर्गाकार होने के कारण उसमें 6 भुजाएं होती है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 भुजा स्क्वायर। घन के आयतन का सूत्र है भुजा क्यूब। घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है √3 भुजा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ की प्रत्येक फलक है वो आयताकार होती है, और आयताकार होने के कारण उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करने का सूत्र है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसकी वर्ग इकाई होती है और आयतन की घन इकाई होती है, यानी क्षेत्रफल में लिखा जाता है वर्ग इकाई। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर,
और आयतन में लिखा जाता है घन इकाई। घन इकाई। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर गुणा ऊंचाई लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर इंटू ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। अब होता है बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, यानी बेलन में लंबाई यानी ऊंचाई त्रिज्या होती है, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर एच। एच का मतलब ऊंचाई या लंबाई, आर का मतलब त्रिज्या और पाई का मान 22/7 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोलाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 का भाग देने से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले को बीच में से 2 भाग करने से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि उसकी जो काट है उसका 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिया जाता है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र है 2/3 पाई आर क्यूब। अगला टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यह टॉपिक आपका 6 अंक का है और इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक तो समांतर माध्य, दूसरा माध्यक। रिवाइज सिलेबस के अंतर्गत आपको इस टॉपिक में से बहुलक को हटा दिया गया। समांतर माध्य निकालने के 2 तरीके हैं, प्रत्यक्ष तरीका विधि और एक होती है कल्पित विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी जो भी वर्ग दिया गया है उसका माध्य निकालकर उस बारंबारता और मध्य मान को गुणा कर फिर उसका योग निकालने से सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स में बारंबारता की योग का भाग देने से प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। और कल्पित माध्य में उस माध्यक में से किसी एक संख्या को कल्पना के आधार पर मानकर फिर x में से उस कल्पित माध्य को निकालना, फिर सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और माध्य ए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का सूत्र है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब माध्यक या माध्य का निकालने का सूत्र है n प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। अब इसमें l है जो माध्यक वर्ग होता है उसकी निम्नतम सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n बटा 2 का मतलब होता है बारंबारता में बारंबारता का योग करने के बाद उसमें संचयी बारंबारता के योग में 2 का भाग देने से जो मान आता है। ठीक सी का मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता बटा f का अर्थ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता इंटू h का अर्थ होता है माध्यक वर्ग के जो अंतराल है निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच में जो अंतर है उसको यहाँ लिखा जाता है। अब माध्यम निकालने से अगर a वर्गीकृत आंकड़े हैं और उनमें अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या मान लो 5 संख्या है तो 5 प्लस 1 बटा 2 यानी 6वां पद हो जाएगा। 5 संख्या है तो 5 प्लस 1 बटा 2 में से 5 प्लस 1 6 में 2 का भाग 3वां पद, यानी उस आरोही क्रम में लिखकर यानी बढ़ते क्रम में लिखकर फिर तीसरा पद जो आएगा वो माध्यक हो जाएगा। और अगर ए वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यक सम संख्या में है सम संख्या में संख्या है तो n प्लस 2 प्लस n प्लस 1 बटा 2 वह पद, यानी मध्यक 2 पदों को जोड़कर 2 का भाग देने से जो पद आता है वो उसका माध्यक होता है। अंतिम टॉपिक है आपको प्रायिकता के अंतर्गत आपको 2 या 3 अंकों का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और प्रायिकता निकालने का एक ही तरीका है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। और इसमें एक प्रश्न आपको इस प्रकार का भी पूछा जाता है कि यदि 0.65 एक संख्या है तो इसकी प्रायिकता, तो 0.65 को 1 में से भाग के निकालने से उसकी प्रायिकता आ जाती है।